सो सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है, तो मान्यवर, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। Good morning, students. Welcome to SST So Simple tutorial. Today we are going to do one short revision of the lesson Democratic Rights. So let us start with life without rights. सबसे पहले प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। पहले आप ग्वांटानामो बे के लोकेशन को देख लीजिए। इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ क्यूबा। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का एक नेवल बेस है। इसी नेवल बेस में ये बदनाम प्रिजन है जिसका जिक्र हो रहा है। इस कहानी का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 11 सितंबर 2001 को कुछ टेररिस्ट्स ने 4 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक किया। फिर जानबूझकर 2 जहाज को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर से क्रैश करा दिया। तीसरे जहाज को पेंटागन, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग थी, उससे क्रैश करा दिया। चौथा जहाज खुद ही कहीं खेत में जा गिरा। इन हमलों में लगभग 3000 लोग और 19 हाईजैकर मारे गए। इसी हमले को आमतौर पर 9/11 के नाम से जाना जाता है। बाद में पता चला कि ये सब टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा का किया हुआ था। यूएस पर इतना बड़ा हमला हुआ, रिएक्शन तो आना ही था। इस घटना के बाद अमेरिका ने जो मिलिट्री कैंपेन किए उसे वॉर ऑन टेरर कहा जाता है। उसके बाद यूएस फोर्सेस ने चुपचाप सीक्रेटली दुनिया भर के अलग अलग जगहों से लगभग 600 लोगों को पकड़कर ग्वांटानामो बे के जेल में डाल दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस, क्योंकि इनका संबंध सीधे सीधे 11 सितंबर 2001 के हमलों से था। गिरफ्तारी तो सीक्रेटली हुई ही थी। गिरफ्तार लोगों के देश की गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। किसी को कुछ पता नहीं था। जो थोड़ी बहुत न्यूज आ रही थी वो अखबार के माध्यम से आ रही थी। किसी को भी इन प्रिजनर्स से मिलने की इजाजत नहीं थी, न मीडिया को, न फैमिली मेंबर्स को और न यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को। इन कैदियों का मामला न तो अमेरिका के किसी जज के सामने चला और न ही उनको उनके देश के कोर्ट्स में जाने दिया गया। यही यूएस है जो छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे देशों में इंटरफेयर करता है। यही यूएस है जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का ढिंढोरा पीटता है। पर इनके घर में क्या हो रहा है? इनके घर में वायलेशन ऑफ राइट्स नहीं हो रहा क्या? यही काम कोई और देश कर देता तो अमेरिका न जाने उसके साथ क्या क्या कर देता। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इन प्रिजनर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए और बताया कि इनके साथ ज्यादती की जा रही है। उन्हें इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है जिसकी इजाजत यूएस का कानून भी नहीं देता है। ये जो अरेस्ट हुए ना बच्चों, दे वर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं किया गया। कुछ कैदियों ने हंगर स्ट्राइक करके इसका विरोध करना चाहा तो उन्हें भी जबरदस्ती खाना खिलाया गया। जिन प्रिजनर्स को ऑफिशियली नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया गया उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि जब वे बाहर जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि जेल में क्या चल रहा है। इसीलिए छोड़ो ही मत। समझ गए? तब यूनाइटेड नेशंस ने भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई और पाया कि इस खबर में सच्चाई है। तब जाकर यूएन जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान ने कहा कि इस प्रिजन को बंद कर देना चाहिए, पर अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। सिटिजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। देखते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को कितने राइट्स, कितने फ्रीडम देती है। The country is ruled by a hereditary king and the people have no role in electing or changing their rulers। मतलब सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ तो मोनार्की है। The king combines in him legislative, executive and judicial functions। He selects the legislature as well as executive। He appoints the judges and can change any of their decisions। वाह, जुडिशरी हो तो ऐसी। ये जुडिशरी कैसे लॉ अपहोल्ड करेगी?
जब आप अपनी मर्जी से जज अपॉइंट करेंगे मतलब रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। फैसला पसंद नहीं आएगा तो पलट देंगे। चलिए आगे देखते हैं। Citizens cannot form political parties or any political organizations। मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी नहीं है। मीडिया कैनॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। मतलब मीडिया भी फ्री नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। देर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लीजिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी नहीं है। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। Non-Muslim residents can follow their religion in private but not in public। मतलब सेक्युलरिज्म भी नहीं है। यदि आप किसी दूसरे रिलीजन के फॉलोअर हैं तो उसे घर के भीतर प्राइवेटली फॉलो कीजिए। सार्वजनिक रूप से आप कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। विमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस। महिलाओं पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं, यानी कि जेंडर इक्वालिटी भी नहीं है। The testimony of one man is considered equal to that of two women। जुडिशियल सिस्टम में भी महिलाओं के साथ खुलेआम भेदभाव किया जाता है। जैसे कि एक पुरुष की अदालती गवाही दो महिलाओं की गवाही के बराबर होती है। यदि एक मेन और एक विमेन किसी घटना के गवाह हैं तो मैथमेटिकली किसका पलड़ा भारी होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही हो रहा है। ऐसा दुनिया के कई देशों में हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड स्टोरी। एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। माय डियर स्टूडेंट्स, यूगोस्लाविया appeared in the world map after the first world war in 1918। ये 1918 के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। Kosovo used to be the province of Yugoslavia then। Why I am saying this? Because Yugoslavia no longer exists in the map today also। Yugoslavia today has split into 7 countries and Kosovo is one of them। तो ये बात तब की है जब कोसोवो यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस हुआ करता था। यदि उस समय के पूरे यूगोस्लाविया को देखें तो सर्ब्स मेजॉरिटी में थे, पर यदि सिर्फ कोसोवो को देखें तो सर्ब्स माइनॉरिटी में थे, जबकि मेजॉरिटी अल्बेनियंस की थी। बच्चों, यूगोस्लाविया के एक लीडर हुआ करते थे मार्शल टीटो। उनकी एक खूबी थी कि जब तक वे रहे उस मल्टी एथनिक पॉपुलेशन को एक साथ बांध कर रखा। सारे प्रॉब्लम उनकी मृत्यु के बाद शुरू हुआ। 1997 में स्लोबोदन मिलोसेविच इलेक्शन जीतकर यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट बनते हैं। वे एकदम कट्टर सर्ब नेशनलिस्ट लीडर थे। बट नेचुरल है, उनकी गवर्नमेंट का एटीट्यूड इन कोसोवो अल्बेनियंस के प्रति बड़ा हॉस्टाइल रहा होगा। वे चाहते थे कि देश में सर्ब्स डोमिनेट करें। मेनी सर्ब लीडर्स थॉट दैट ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs। सर्ब लीडर्स का मानना था कि जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं ना, जैसे सर्ब्स, उनको या तो देश छोड़ देना चाहिए या सर्ब्स के डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद मैसेकर का एक दौर शुरू होता है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक 74 ईयर्स ओल्ड लेडी की कहानी पाएंगे। कैसे सेना के कैसे सेना के जवान दंदनाते हुए उनके घर में घुस आते हैं और उनकी आंखों के सामने उनके हस्बैंड को गोली मार देते हैं, उनका सब कुछ छीन लेते हैं और उनको घर से बाहर कर उनके घर को आग लगा देते हैं। यह कहानी एक घर की नहीं है, बल्कि ऐसे तो हजारों अल्बेनियंस के साथ हुआ। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ किलिंग्स बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजुडिसेस इन रिसेंट टाइम्स। ये घटना नाजी किलिंग्स की याद दिला देती है ना। यहाँ पर यह बात समझने की है कि क्या माइनॉरिटी ग्रुप्स को कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। आखिरकार कई देश इसमें दखल देते हैं, तब जाकर के ये मैसाकर का सिलसिला रुकता है। मिलोसेविच की सत्ता चली जाती है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मुकदमा चलता है। अब चलिए इन घटनाओं की एनालिसिस करते हैं। पहले ग्वांटानामो बे से। जरा सोचिए वो लाइफ कैसा होगा कि कोई भी आएगा और आपको आपके घर से उठा के ले जाएगा, वो भी चुपचाप, ऐसे कि आपकी गवर्नमेंट को भी पता ना चले। मतलब कुछ तो यहाँ मिसिंग है।
और भाई तुम जिसे सस्पेक्ट कह रहे हो उसको सेल्फ डिफेंस का मौका नहीं दोगे क्या? कोर्ट में उसका एक फेयर ट्रायल नहीं करवाओगे? हमारे यहाँ बच्चों मुंबई टेरर अटैक 26/11 वाले हमले में जब अजमल कसाब पकड़ा गया तो हम लोगों ने उसको डिफेंड करने का मौका दिया ना। उसका केस कोर्ट में चला ना, या उसको सीधे फांसी दे दी गई? ओके, यही नहीं, आप इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन कर किसी को कैसे टॉर्चर कर सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि पकड़े गए लोग तो दूसरे देश के थे इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो फिर सऊदी अरेबिया में जो रिस्ट्रिक्शंस लागू थे वो किन के लिए थे? वे तो वहीं के लोग थे। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई वहां तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी ना, इसीलिए ऐसा हो रहा था। यदि लोगों ने अपना रूलर को चुना होता तो ऐसा थोड़ी होता। तो फिर कोसोवो में क्या हो रहा था? कोसोवो में तो उनकी अपनी चुनी हुई सरकार थी। जो सेना कत्लेआम कर रही थी वो किसी दूसरे देश की सेना थोड़ी थी। वो सेना किसके डायरेक्शन पे काम कर रही थी? तो बच्चों, इन कहानियों के जरिए बस ये बताने की कोशिश है कि आप फील कर सकें कि लाइफ विदाउट राइट्स कैसा होता है। और अब आपको ये समझने में आसानी होगी कि व्हाई डू वी नीड राइट्स। लेट अस नाउ रिवाइज व्हाट आर राइट्स and why do we need rights in a democracy. Now you think that you are a victim in all these three cases, in Guantanamo Bay, Saudi and Kosovo. Place yourself one by one in all those situations for a moment and tell what you have wished for. आप क्या सोच रहे हैं? ऐसी घटना ना हो इसके लिए आप क्या चाहेंगे? आप तो चाहेंगे ना कि एक सिस्टम ऐसा हो जहां सभी लोगों को सिक्योरिटी, डिग्निटी और फेयर प्ले मिले, है ना? सिर्फ किसी खास कम्युनिटी को नहीं। आप ये भी चाहेंगे कि बिना कारण बताए किसी को अरेस्ट नहीं किया जाए, और यदि किसी को अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो उसे खुद को डिफेंड करने का मौका मिले, ताकि वो अपना पक्ष रख सके और खुद को निर्दोष सिद्ध कर सके, है ना? ओके, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर राइट्स। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। तो राइट्स क्या है? क्लेम है, एक दावा है। हम लोग कहते हैं ना, ये तो मेरा है, या ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। ये दावा या मांग हम किससे करते हैं? या तो अपने लोगों से, या अपने समाज से, या अपनी सरकार से। बच्चों, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम सब खुशी से रहना चाहते हैं, बिना किसी डर भय के। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई अपमानजनक व्यवहार हो। इसीलिए हम लोगों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, हमें कोई कष्ट ना पहुंचे। पर ऐसा हो सकता है क्या? ये एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। इसके लिए हमें भी तो लोगों से ऐसा ही व्यवहार करना होगा जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो। इसीलिए राइट्स तभी संभव है जब हमारा क्लेम दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। आपको ऐसा अधिकार नहीं मिल सकता जिससे आप दूसरों को कष्ट या नुकसान पहुंचाएं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई खेलना हमारा अधिकार है और अपने अपार्टमेंट के नीचे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें और अगल बगल के फ्लैट्स के शीशे तोड़ दें। कोसोवो वाली कहानी में अल्बेनियन लोग यूगोस्लाविया को छोड़ कहीं और क्यों चले जाएं? सर्ब्स कैसे पूरे देश पर अपना दावा कर सकते हैं? क्या ये रीजनेबल बात है? इसीलिए जब भी हम कोई क्लेम करते हैं तो वो लॉजिकल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। राइट्स ऐसे होने चाहिए जिसे हर किसी को बराबर समान मात्रा में दे पाना संभव है। दरअसल हमें कोई राइट्स इसी कंडीशन के साथ मिलता है कि हम दूसरे को राइट्स को भी रेस्पेक्ट करें। ये तो हुई एक बात। अब देखते हैं दूसरी बात। जब हम कोई क्लेम करते हैं तो वो हमारा राइट नहीं हो जाता। हम सब जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज को भी स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि आखिर उन राइट्स को हम एक्सरसाइज कहाँ करेंगे? उसी सोसाइटी में ना, जिसमें हम रहते हैं। बच्चों, हर समाज लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाता है, जो हमें यह बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। समाज जिस बात को सही मानता है, सबको देने लायक मानता है, उसी बेसिस पर राइट्स मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि राइट्स की जो धारणा है
वो समय और सोसाइटी के हिसाब से बदलती रहती है। 200 साल पहले जब कोई कहता कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स होनी चाहिए तो ये बड़ा अजीब माना जाता। वहीं सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोटिंग राइट्स ना होना आज अजीब लगता है। तो सोसाइटी का रिकॉग्निशन जरूरी है। अब तीसरी बात समझिए। मान लीजिए कि समाज ने किसी क्लेम को स्वीकार कर लिया, पर यदि कोई इसकी वायलेशन करे, कोई आपको आपके राइट्स एंजॉय करने में बाधा डाले, तो आप किसके पास शिकायत करेंगे? इसीलिए यदि रिकॉग्नाइज्ड क्लेम को लिखकर कानून की शक्ल दे दी जाती है तो उस क्लेम्स को असली ताकत मिल जाती है। अब यदि कोई सिटीजन या गवर्नमेंट इन अधिकारों का वायलेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी सिटीजन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, आपको यह अधिकार है कि आप समाज में सम्मान पूर्वक जिएं और आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। पर यदि कोई भेदभाव करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट आपके अधिकार की रक्षा करेगा। तो अब हम राइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्संस रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। तो सबसे पहले क्या है राइट्स? राइट्स हमारे क्लेम है, ऐसा वैसा क्लेम नहीं, रीजनेबल क्लेम। उसके बाद जिसे समाज की स्वीकृति हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, और जिसे कानून द्वारा मान्यता भी मिली हो, सैंक्शनड बाय लॉ। हो गया पूरा डेफिनेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट अस सी व्हाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की स्थापना के लिए ही राइट्स का होना जरूरी है। हम जानते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बच्चों, जब डेमोक्रेसी होगा तो इलेक्शंस तो होंगे ही। कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, कोई इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए चुनाव लड़ेगा, लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए वोट डालेंगे, ढेर सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी जिसमें लोग भाग लेंगे। पर ये तभी होंगे ना जब उनके पास ये सब करने के लिए राइट्स होंगे। जब लोगों को अधिकार ही नहीं होंगे तो ये सारे काम जो डेमोक्रेसी चलाने के लिए जरूरी है, ये सब काम कैसे संपन्न होंगे? इसीलिए कहा गया है दे आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। समझ गए? ओके। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। They ensure that the majority cannot do whatever it likes. Rights minorities को मेजॉरिटी के ऑपरेशन से बचाते हैं। वे मेजॉरिटी को मनमानी करने से रोकते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटीज को डोमिनेट करना चाहते हैं। कोसोवो का केस याद कीजिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार ही लोगों की रक्षा करना तो छोड़िए, वही उनके अधिकारों की दुश्मन बन जाती है। ऐसा कोसोवो में तो हुआ ही, श्रीलंका में भी ऐसा हुआ। ये हम बाद में पढ़ेंगे। श्रीलंकन स्टेट ही वहां के तमिल्स की जान की दुश्मन बन गई थी। इसीलिए कुछ राइट्स को गवर्नमेंट के पावर के ऊपर स्थान दिया जाता है। दे आर प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट, ताकि वे उन राइट्स को वायलेट ना कर सकें। और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है ताकि सरकार को अपनी सीमाओं का पता रहे और वे उसके अंदर रह के काम करें। लेट अस नाउ रिवाइज आवर फंडामेंटल राइट्स वन बाय वन। फंडामेंटल राइट्स बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी को 5 आर्टिकल्स में कवर किया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। चलिए देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। मतलब ये कि सरकार किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन्स स्टेटस।
व्यक्ति का स्टेटस या पद कुछ भी हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नो वन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज अबव लॉ। इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है। इसमें किसी पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऑर्डिनरी सिटीजन में कोई अंतर नहीं किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर हो या किसी ऑफिस का पीएन, सब पर एक ही कानून लागू होता है। एवरी सिटीजन इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज। नो पर्सन कैन क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज शी और ही हैपन्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। कोई भी व्यक्ति अपने पद के कारण या ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कोई स्पेशल प्रिविलेज या ट्रीटमेंट क्लेम नहीं कर सकता। समझ गए? अब देखते हैं आर्टिकल 15 ये क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि किन ग्राउंड्स पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। सरकार किसी से भी उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर भेदभाव नहीं कर सकती। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम के कारण किसी खास कम्युनिटी को पब्लिक फैसिलिटी के इस्तेमाल से रोका जाता था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह भी लिख दिया, एवरी सिटीजन shall have access to public places like shops, restaurants, hotels and cinema halls। सार्वजनिक स्थल जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स या सिनेमा हॉल में जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। इसी तरह पब्लिक वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेग्राउंड्स या बिल्डिंग के इस्तेमाल से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात करता है। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। किसी को भी हम उन्हीं ग्राउंड्स पर जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, उन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। इसीलिए इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि स्टेट अपने वैसे बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए जिनका जॉब्स में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। इसी वजह से हमारे यहाँ एसटीज, एससीज और ओबीसीज को जॉब में रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो इस तरह ये हुए आर्टिकल 16 के जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के एक्सेप्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह स्पष्ट करता है कि रिजर्वेशंस ऑफ दिस काइंड आर नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द राइट्स ऑफ इक्वालिटी, तो आप ये कहेंगे द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, और दूसरा द स्टेट मे रिजर्व सम पोस्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या है। आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। इसमें छुआछूत का जिक्र है और ये कहता है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म एंड इट डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट। छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है और गवर्नमेंट को भी ये डायरेक्शन है कि वे इसे समाप्त करें। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जाति के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सभी सोशल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति भर में जन्म लेने से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। इसीलिए इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है। ओके, लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट राइट। राइट टू फ्रीडम को स्टूडेंट्स आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 में रखा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन ए पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम टू reside in any part of the country and practice any profession
और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसमें इतने सारे फ्रीडम दिए गए हैं, इसीलिए राइट टू फ्रीडम को क्लस्टर ऑफ सेवरल राइट्स भी कहा जाता है। पर हमें यह ध्यान रखना है कि इन फ्रीडम को ऐसे एक्सरसाइज करना है जिससे दूसरों के फ्रीडम का वायोलेशन ना हो, हमारे फ्रीडम से कोई पब्लिक न्यूसेंस या डिसऑर्डर पैदा ना हो। एक बात समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो फ्रीडम दिए है ना, वो लाइसेंस टू डू एनीथिंग नहीं है। इसीलिए सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट हमारे फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आइए अब एक एक करके मिले हुए फ्रीडम को पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 9(1) क्लॉज ए। आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर है। आवर आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली when we were able to freely communicate with others। जब हम दूसरों से फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं तभी हमारे विचार और व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारी राय दूसरों से अलग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कई 100 लोग एक तरह सोचते हो, फिर भी आपकी राय अलग हो सकती है और आप उस राय को फ्रीली व्यक्त कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, पेरेंट्स या रिलेटिव से बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एसोसिएशन की एक्टिविटी से भी डिसएग्री करते हो, तो उन्हें भी आप अपने कन्वर्सेशन में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप अपने विचारों को बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप अपने विचारों को किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में लेख लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आप कोई पेंटिंग बनाकर, पोएट्री लिखकर, मूवी बना करके भी ऐसा कर सकते हैं। आज के जमाने में ट्वीट भी कर सकते हैं। पर यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं। आप कुछ काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यू कैनॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स। आप अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर किसी व्यक्ति या समाज के खिलाफ हिंसा नहीं भड़का सकते। You cannot use it to incite people to rebel against the government। आप सरकार के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए उकसा नहीं सकते। Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation। आप दूसरों के खिलाफ झूठी बात कहकर उसे बदनाम नहीं कर सकते जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। समझ गए? ओके। Article 19(1) Clause B, the right to assemble peacefully and without arms। Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations on any issue। बच्चों, हमारे नागरिकों को यह अधिकार है कि वे किसी इशू पर जमा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। ये सब तो आपने लोगों को करते हुए ऑब्जर्व किया ही होगा। They may want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause, or to seek votes for a candidate or party in an election, but such meetings must be peaceful। मतलब वे किसी समस्या पर चर्चा करने, किसी कॉज के लिए पब्लिक सपोर्ट जुटाने के लिए या किसी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें पीसफुल होनी चाहिए। इन बैठकों में आर्म्स यानी कि हथियार नहीं रखे जा सकते हैं। आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सो सिटीजंस आल्सो फॉर्म एसोसिएशंस। नागरिक अपना संगठन भी बना सकते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए वर्कर्स यूनियन बना सकते हैं। कुछ लोग करप्शन या पॉल्यूशन के खिलाफ कोई कैंपेन चला सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी, फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजन को पूरे देश में घूमने फिरने की आज़ादी देता है। पूरे देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ई, वी आर फ्री टू रेजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिक देश के किसी भाग में भी रह सकते हैं
और बच सकते हैं। मान लो कि झारखंड का कोई व्यक्ति चेन्नई में बिजनेस करना चाहता हो। अब इस बात का कोई मतलब नहीं कि वो पहले वहां रहा है या नहीं, या वहां उसके कनेक्शंस हैं या नहीं। बस वो इंडियन सिटीजन है, यही काफी है। हम लोग जो लार्ज स्केल माइग्रेशन देखते सुनते हैं ना, कि लोग जॉब की तलाश में गांव से शहर या छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं और बाद में कुछ वहीं बस भी जाते हैं। तो ये सब इन्हीं दो राइट्स, राइट टू ट्रैवल एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड राइट टू रेजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया के कारण होता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम टू रेजाइड एंड सेटल एक्चुअली म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री हैं। Their purpose is to remove barriers inside India. They uphold India's national unity and integrity. Article 19(1) Clause G. Right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ये राइट लोगों को कोई भी पेशा, कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की आजादी देता है। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ यही काम करें। So this right basically grants a person the freedom to choose the source of his or her choice of living. Also, women cannot be told that some kinds of occupations are not meant for them. महिलाओं को ये नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। Not only this, people from deprived castes cannot be kept to their traditional occupations. पिछड़ी और कमजोर जाति के लोगों को भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने ट्रेडिशनल पेशे में ही रहें। This is all about Article 19. Article 21. Article 21. The Constitution says that no person can be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और उसकी निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इट मीन्स नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड ए डेथ सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोर्ट किसी को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा भी नहीं जा सकता। इसका यह मतलब भी होता है कि पुलिस ऑफिसर किसी सिटीजन को गिरफ्तार कर सकती है, पर कैसे? बाय फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अरेस्ट करने का भी प्रोसीजर ले डाउन है, उसको फॉलो करके। जैसे ए पर्सन who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detention. गिरफ्तार किए हुए या हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत के कारण की जानकारी देनी होगी। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। Such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense. ऐसे व्यक्ति को अपने वकील से सलाह मशवरा करने का अधिकार है और वो अपने बचाव के लिए वकील कर भी सकता है। यदि आप ग्वांटानामो बे और कोसोवो का केस याद करें तो आपको क्या लगता है, लोगों को किस बात से वंचित रखा गया था? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू लिबर्टी और इक्वालिटी मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि लोगों को यह अधिकार भी हो कि कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन न करे। इस बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जरूरी समझा, इसीलिए इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया ताकि वीकर सेक्शंस का एक्सप्लॉयटेशन न हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और चाइल्ड लेबर, इन 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को बच्चों आर्टिकल 23 और 24 में कवर किया गया है। आर्टिकल 23 में ट्रैफिक और बेगार की बात है। इट प्रोहिबिट्स traffic in human beings, begar and other similar forms of forced labor. Traffic आपके लिए new word है. What is its meaning? Traffic here means
selling and buying of human beings, usually women, for immoral purpose. यहाँ ट्रैफिक का अर्थ मानव जाति के अवैध खरीद बिक्री से है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती है जिनको इमोरल पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। बच्चों को भी खरीदा या बेचा जाता है। तो ये राइट्स बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। ट्रैफिकिंग को देखा जाए तो इसके कई कारण हो सकते हैं, पर इनमें गरीबी सबसे प्रमुख है। यह उस जगह सबसे ज्यादा पनपती है जहां बहुत गरीबी होती है। माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं क्योंकि गरीबी उनके लिए कोई और विकल्प छोड़ती ही नहीं है। वे ऐसा सोचते हैं कि वे अपने बच्चों को बेचने से उन बच्चों को उन जगहों पर ले जाया जाएगा जो बहुत बेहतर होगा और जहां उनके जीवन में सुधार होगा। खैर, दूसरा वर्ड है बेगार। ये क्या है? बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट नॉमिनल रिम्यूनरेशन। यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। अब आते हैं आर्टिकल 24 पर। आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर की बात की गई है। स्टूडेंट्स, childhood is considered to be the best time in one's life, but unfortunately this is not true for some children who struggle to make both ends meet during their childhood years. तो इस चाइल्ड लेबर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? Prohibition of employment of children in factories, mines, etc. This article prohibits child labor. It says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Hazardous मतलब खतरनाक, जहां जान का जोखिम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं करा सकता। ऐसे जगह में काम कराने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की संभावना रहती है। इस बात को बेस बनाकर चाइल्ड लेबर रोकने के लिए बहुत से लॉज बनाए गए हैं। इनमें बीड़ी बनाने, माचिस बनाने, प्रिंटिंग और डाइंग जैसे कामों में चाइल्ड लेबर रोकने के कानून शामिल हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बच्चों, आपको तो पता ही है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। There is no state religion. It maintains equal distance from all religions. It is neutral and impartial in dealing with all religions. Right to freedom of religion को बच्चों आर्टिकल 25 से 28 में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? Every person has a right to profess, practice and propagate the religion he or she believes in. हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है। अब जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म के नाम पर कुछ भी करें। उदाहरण के लिए, कोई किसी विधवा को सर मुड़वाने के लिए या सफेद साड़ी पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, या धर्म के नाम पर कोई नर बलि या पशु की बलि नहीं दी जा सकती। यहाँ राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करे। कोई यदि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। इसके तहत हर रिलीजियस ग्रुप को धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था बनाने और उसके मैनेजमेंट करने का अधिकार है। आर्टिकल 27 says freedom from taxation for promotion of a religion. That means the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. मतलब ये कि किसी व्यक्ति पर कोई वैसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता जिसका इस्तेमाल
किसी धर्म के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए हो। Article 28 says there shall be no religious instructions in the government educational institutions. गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए। पर यदि वो किसी प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए या किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ओके, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या बातें हुई? नंबर 1, एवरीवन हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। याद रखिएगा, ट्रिपल पी, प्रोफेस, practice and propagate. Number 2, every religious group is free to manage its religious affairs. Third, government cannot compel any person to pay any tax for the promotion of a particular religion or religious institution. And fourth, there shall be no religious instructions in the government educational institutions. Okay, let us now go to the next right, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को बच्चों आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29(1) says any section of citizen with a distinct language or culture have a right to conserve it. There is no reasonable restrictions here. इस आर्टिकल के अनुसार देश के सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग को, सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 29(2) says that admission to any educational institution maintained by the government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the grounds of religion or language. इस तरह राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में एडमिशन के लिए जाति हो, वर्ग हो, किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 says all minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Minorities here may be religious minority or linguistic minority. इस आर्टिकल के अनुसार माइनॉरिटीज को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना और उनके संचालन संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा कर वे अपने कल्चर को डेवलप और प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बच्चों आर्टिकल 32 में दिया गया है। अब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स की एक लंबी लिस्ट पढ़ चुके हैं, पर सिर्फ इन राइट्स को दे देना ही काफी होता है क्या? जब आपके किसी राइट्स का वायलेशन होगा तब आप क्या करेंगे? कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे इनके वायलेशन होने पर आपके राइट्स की रक्षा की जा सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही वह साधन है बच्चों जो ऐसी स्थिति में आपकी मदद करता है। एक तो यह खुद एक फंडामेंटल राइट है और दूसरा इट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। विदाउट दिस राइट अदर राइट्स आर मीनिंगलेस। व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायोलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स। इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट। आर्टिकल 32 हमें यह अधिकार देता है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो तब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन हो, इन सब से ऊपर है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने वाला न कोई लॉ बन सकता है, न कोई फैसला लिया जा सकता है। लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ से या एग्जीक्यूटिव के किसी फैसले से यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो लॉ या फैसला इनवैलिड हो जाएगा।
दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कई तरह के रिट्स जारी कर सकते हैं। रिट्स आपके लिए एक न्यू टर्म है। रिट्स आर ए formal document containing the order of a court to the government issued only by the High Court or Supreme Court। आपने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पीआईएल पढ़ा ना। अब तो यदि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो तो कोई भी नागरिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी लॉ या गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कर सकता है। आप जज के नाम एक सिंपल पोस्ट कार्ड भी डाल सकते हैं। यदि उन्हें लगेगा कि मामला वाकई पब्लिक इंटरेस्ट का है तो वो उस मामले की कार्रवाई करेंगे। जुडिशरी के अलावे और भी कई मैकेनिज्म हैं जो बाद में आए हैं। वे भी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन वीमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह। एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। हमने लेसन की शुरुआत कैसे की थी? सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स से। उसके बाद हमने एक एक करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को जाना। पर यहाँ आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमें सिर्फ वही राइट्स मिलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कानून हमें और भी बहुत सारे अधिकार देते हैं और ये दायरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हमारे टॉपिक का नाम यही है, एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, अधिकारों का बढ़ता दायरा। समय समय पर कोर्ट्स ने ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिससे राइट्स का स्कोप बढ़ा है। कुछ राइट्स जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स से ही डिराइव्ड है, उसी से निकलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस का अलग से कहीं उल्लेख नहीं है। माना यह जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पार्लियामेंट ने 2005 में एक कानून बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम आरटीआई कहते हैं। ये खुद फंडामेंटल राइट्स नहीं है, पर यह एक्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के तहत आता है। ये लॉ सिटीजन को गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी लेने के लिए एक बड़ा कदम है। अब हम गवर्नमेंट ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ओके, अब स्कूल एजुकेशन हर इंडियन सिटीजन का राइट बन चुका है। अब 14 इयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट टू फूड भी डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है, पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में राइट टू लाइफ के स्कोप को बढ़ाते हुए यह स्पष्ट किया कि राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 है, में इंक्लूडेड है। इस तरह राइट टू लाइफ में राइट टू फूड को शामिल कर दिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, rights are not limited only to fundamental rights as given in the constitution। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें और दूसरे राइट्स भी देता है जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पर फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी तरह आपको राइट टू वोट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कभी कभी बच्चों, जिसे ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, उसमें भी एक्सपेंशन होता रहता है। ये सब राइट्स दरअसल यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स हैं जिन्हें लॉ रिकॉग्नाइज कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर नहीं करती है तब तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये राइट्स नहीं कहे जा सकते, है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हो रहा है और वे इन दावों को एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो सरकारों पर भी दबाव बढ़ गया है कि अब वे इन मोरल राइट्स को माने और कानूनी रूप दें। Some international covenants have also contributed to the expansion of rights। ये covenants क्या हैं? Covenants basically means a promise, an agreement or contract between two parties, प्रतिज्ञा पत्र। Look at the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights। इस कोविनेंट को दुनिया भर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एक स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरह देखते हैं। इस कोविनेंट में ऐसे कई राइट्स दिए हुए हैं
जो डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट नहीं है, जैसे राइट टू वर्क, right to adequate standard of living, including adequate food, clothing and housing, right to social security and insurance, right to health और right to education आदि आदि आदि। बच्चों, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, और यदि आप उसको देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें भी कई नई तरह के राइट्स दिए हुए हैं। अब तो कई लोगों का मानना है कि राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड और राइट टू प्राइवेसी को भारत में भी फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए। तो बच्चों, चाहे कोर्ट्स के जजमेंट हो, पार्लियामेंट में बने नए लॉज हो, ह्यूमन राइट्स के एक्सपेंशन के कारण हो या इंटरनेशनल कोविनेंट से हो, द स्कोप ऑफ राइट्स हैव बीन एक्सपैंडिंग एंड न्यू राइट्स आर इवॉल्विंग ओवर टाइम। अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है और समय के साथ नए अधिकार सामने आ रहे हैं। In the next class, we will discuss some other lesson. Till then, enjoy reading and have a nice time. Thank you.